हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज पहले कर ली है। अब हम 3.2 पर आए हैं। इसके पहले हमें उनके सारे उदाहरण करने हैं, जैसे कि उदाहरण चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। ये 4 उदाहरण हम करने वाले हैं। इन 4 उदाहरण को आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर कट लगे हुए हैं, तो उन कट के हिसाब से आप 5th क्वेश्चन पर डायरेक्ट जा सकते हैं, 7th पर जा सकते हैं, 6th पर जा सकते हो। ठीक है। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगते हैं तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ये हमारा उदाहरण नंबर 4 है, चौथा उदाहरण है। इसमें हमें क्या प्रतिस्थापन विधि को सीखना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि जो उन्होंने दी हुई है कि इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम वो सीखते हैं। तो इन्होंने दिया है कि सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। पहले रैखिक समीकरणों को हम क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे और ग्राफ में जहां पर कट होता था वो जो बिंदु होते थे बस वो हमारा आंसर होता था। इसमें उन इसको सॉल्व करने का तरीका उन्होंने दूसरा बताया है। पहला हमने रैखिक समीकरणों द्वारा किया था और दूसरा अब हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करते हैं। तो इसके बाद विलोपन विधि के द्वारा। ये 3 विधि हैं, तो इनके द्वारा हम सॉल्व करते हैं। अभी हमें प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है, जो कि हमारी ये हेडिंग है प्रतिस्थापन विधि। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनके जो स्टेप दिए हैं, पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप है और थर्ड स्टेप है और फोर्थ, ये तीनों स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले उन्होंने दिया है कि किसी समीकरण को लेते हैं, हम किसी एक समीकरण को लेते हैं। ठीक है, तो इन 2 समीकरण दिए हुए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। तो दो समीकरणों को लेते हैं और एक चर को दूसरे पदों में लिखते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने समीकरण 2 लिया, समीकरण ये वाला 2 है, इसको लिया और इनको क्या किया, एक x की वैल्यू को निकाल लिया और उन्होंने 3 माइनस 2x को दूसरी तरफ लिख दिया। इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उस तरफ प्रतिस्थापन कर दिया। ठीक है, उसका क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, जैसे हम पक्षांतर पढ़ते थे बेसिक में वैसे ही। अब x का यह मान समीकरण 1 में रख दिया, मतलब कि 2 से कुछ निकाला, 2 से x की वैल्यू निकाली और उसको किस में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। हमारा समीकरण 1 क्या था, 7x माइनस का 15y इज इक्वल्स टू कितना था, 2 था। ठीक है, जिससे हमें क्या मिला, जिससे हमने इसको सॉल्व किया तो लास्ट में हमें y की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इस y की वैल्यू को हमें किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है, ये वाला समीकरण है। ठीक है, तो इसमें जैसे ही रखेंगे तो हमारे लिए x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी। यही हमारे आंसर है, यही तो हमें चाहिए थे। आपको थोड़ा इसमें समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको हम सॉल्व पूरा कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, समीकरण समीकरण 2 लेने पर 2 लिया था, समीकरण 2 लेने पर। और ऐसा क्यों करते हैं, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक है, समीकरण 2 लेने पर। तो सबसे पहले समीकरण क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 3 है। ठीक है, तो समीकरण 2 है, इसका हम पक्षांतर करेंगे। हमें किसी x की वैल्यू चाहिए, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसको उन्होंने समीकरण 3 नाम दे दिया था। ठीक है, इस समीकरण 3 का मान, समीकरण समीकरण जो है 3 या समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान, क्योंकि देखो 2 से तो ये बना, अब 2 में तो हम वापस रखेंगे तो उसका आंसर थोड़ी आएगा। समीकरण 2 का मान मतलब जो 2 से बना है तो समीकरण 3 बन गया। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में इन्होंने रखा, तो समीकरण जब 1 में रखेंगे तो कितना है हमारा समीकरण 1, 7x माइनस के 15y इज इक्वल्स टू कितना है, 2 दिया हुआ है। तो 7 जो लिखा था हमारा, 7 की जगह कितना होगा, 3 माइनस 2y माइनस 15, और y की वैल्यू क्या थी, y की कुछ नहीं, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 2 लिखा है। ठीक है, इसको जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। 7 का 3 बार होगा तो 21 आ जाएगा, माइनस 7 का 2 बार होगा तो कितना, 14 आ जाएगा बाय। ठीक है, माइनस का कितना हो गया, 15 बाय इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 2 लिखा है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, अब माइनस का इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 29 आ जाएगा, माइनस का 29 बाय हो जाएगा। और ये वाला जो 21 है तो 21 वहीं रहेगा, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा आधा स्टेप हम इस तरफ करते हैं। ठीक है, इसका आधा स्टेप हम इस तरफ कर लेंगे। ठीक है, इस तरफ कर लेंगे। अब हमारे हाथ में क्या है, 21 माइनस का कितना लिखा है, 29 बाय इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 2 लिखा है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको इस तरफ ले गए तो 21 तो वही है उसी जगह पर, एक बराबर भी वही है, बस 2 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो 2 माइनस का हो जाएगा, ये इस तरफ किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 29 क्या हो जाएगा, प्लस का 29 बाय हो जाएगा। प्लस को लिखा नहीं जाता, बाकी समझाने के लिए मैंने लिख दिया।
इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और ये इस तरफ कितना आ जाएगा 29 बाय आ जाएगा। तो बाय की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 29 था तो 29 19 के बटे में पहुंच जाएगा, तो बाय को मैंने इस तरफ लिख दिया। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा भी कर सकते हो कि देखो बाय जहाँ है वहीं रहेगा, इसके इक्वल में कितना हो जाएगा 19 बटे 19 जहाँ था बस 29 अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बाय की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 19 बटे 29। ठीक है, चाहे इस तरफ से इसको बराबर बोल दो चाहे इस तरफ से बोल दो, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो बाय की वैल्यू हमारे पास आई तो हमने अभी क्या रखा था 1 में रखा था। अब इस वाले मान को बाय का जो मान है तो समीकरण 3 में रखते हैं। बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे जैसे बाय का मान, तो देखो x बराबर कितना लिखा था 3 माइनस 2, और बाय का मान कितना है 19 बटे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 29 का कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा 38, और अपॉन में कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे तो 29 तिया कितना होता है, तो 29 तिया 57 होता है। 57 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसके इसमें माइनस 38 बटे कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो इनको इनको माइनस कर देंगे तो 15 कब होता है 7 2 9 हो जाएगा, मतलब इनको माइनस करेंगे हम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 1 19 बटे 29 हो जाएगा। दोनों 19 बटे 29 आ रहे हैं क्या, एक्स और वाई की वैल्यू। अरे इसमें एक जगह ये मिस हो रहा है कि ये 57 लिखा है तो 19 दिया गया है तो होता है 57। ये हाँ, पेन नहीं चल रहा था। देखो यहाँ पे ये है 19 दिया, क्या 19 दिया, ये 57 लिखा है, यहाँ पे ये क्या होगा 87 होगा। ठीक है, 87 से क्या हो जाएगा इनको घटाने देंगे तो 49 बटे 29, तो हमारी x की जो वैल्यू मिल जाती है तो 49 बटे 29, जैसे हमने उसमें सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं कि इसको ध्यान क्या रखना है, इसमें कैसे स्टेप फॉलो होते हैं क्या होता है, तो मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये मिनी बोर्ड क्यों नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम समीकरण हमारे पास कितने होंगे, समीकरण 1 होगा और समीकरण 2 होगा। ठीक है, समीकरण 1 बा 2, दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे स्टेप होते हैं, तो हमारा समीकरण हम क्या लेते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 लिया। ठीक है, अगर इनको स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलें, उससे हम क्या करेंगे, एक से क्या करेंगे एक्स और वाई दो मान निकालेंगे। ठीक है, या तो हमने एक्स का मान निकाला या तो वाई का निकाला, किसी एक का निकाला। ठीक है, तो किसी एक का निकाल के हम क्या रखेंगे समीकरण, उस दो में इस मान को रखेंगे, इस वाले मान को, एक्स वाला निकाला तो इसको रखेंगे, बाय वाला निकाला तो इसको रखेंगे। अगर ऊपर वाली प्रोसेस चल रही तो ऊपर ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, नीचे वाला चल रहा है तो नीचे वाला। अब जैसे समीकरण 2 आया तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 से हमारे लिए, या तो देखो एक्स की वैल्यू इसमें रखोगे तो बाय की वैल्यू निकलेगी, और बाय वाली वैल्यू रखोगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो इसको हम किस में रखेंगे, वापस समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने बाय का मान समीकरण 1 में रखा तो इसकी ओरिजिनल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यदि हमने एक्स को रखा तो फिर इसकी क्या ओरिजिनल बाय की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ नहीं होता, समीकरण 1 होता है, हम समीकरण 1 लेते हैं, उससे कोई एक्स की वैल्यू निकाली, कैसी वाली, जैसे इसमें दिख रही है। ठीक है, ऐसी वाली वैल्यू निकाली, तो उसके बाद जो समीकरण होता है उसमें हम रखेंगे उस वाले को, देखो एक्स का निकाला मान 2 में रखा, 2 में जब रखेंगे तो हमें y की वैल्यू ओरिजिनल मिल जाएगी, उस ओरिजिनल वैल्यू को हम 1 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, या तो इस तरीके से चल सकती है या तो ये तरीका, और जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है समीकरण 2 लिया, इससे हमने x का मान निकाला। ठीक है, x का मान निकाल के हमने किस में रखा, समीकरण 1 में रखा, और समीकरण 1 में रखने के बाद फिर क्या किया हमने, उसमें 3 तक ले लिए थे, 3 तक बना दिए थे समीकरण। अब जैसे ही हमने 2 में x का मान रखेंगे तो काय का y का मान निकलेगा ऑटोमेटिक, और जैसे ही हम y का मान किस में रखेंगे, अब 2 में रखेंगे, वापस 1 में तो रखेंगे नहीं क्योंकि हमें y से मिला ये आंसर, तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा नंबर 2 नंबर में रखेंगे तो इससे x की ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी हमारे लिए। ऐसे ही क्या होगा कि जब हम समीकरण 1 लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम समीकरण 1 में रखेंगे, उसको समीकरण 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो इससे हमारे लिए y का मान मिल जाएगा, तो दोनों में मान मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें ऐसे करना है। ये अभी प्रोसेस आपको समझ नहीं आएगी, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपकी ये दिमाग में फिट हो जाएगी। तरीका ये होता है, इस तरीके से हम चलते हैं।
और अब हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये हमारा 5वां उदाहरण है। इस 5वें उदाहरण को देख के थोड़ा सा डर सा लग रहा होगा, थोड़ी इसकी लैंग्वेज आपको पहली बार देखने मिल रही होगी ऐसी। तो इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इस बात को याद रखना है, हम जो क्वेश्चन हम इसको अभी नहीं करा रहे सॉल्व, इसको हम मतलब खुद करा रहे हैं। इस वाला लिखा हुआ ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि आफताब, ठीक है, और उसकी पुत्री। तो आफताब को फादर है, उसकी पुत्री क्या है, डॉटर है। तो एफ और डी से हम इनको डिनोट करेंगे। इन्होंने क्या किया कि पिताजी को एस से और पुत्र को क्या किया, पुत्री को टी से डिनोट किया है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। आफताब अपनी पुत्री, तो सबसे पहले कि आप जो आफताब है, तो आफताब आफताब की वर्तमान जो आयु है तो उसको हमने क्या मान लिया, एफ। ठीक है, आफताब की वर्तमान आयु एफ है। उसकी जो पुत्री है तो पुत्री क्या होती है, डॉटर। तो डॉटर की आयु हमने क्या मान ली, डी मान ली। ठीक है, अब हमें क्या करना, हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि वाले, तो दिमाग में सोच के रखना है। तो इनसे कहीं ना कहीं दो इक्वेशन बनेंगी। इक्वेशन कैसे बनेगी, उन्होंने क्या बोला कि आफताब पुत्री से कहता है, मतलब कि फादर अपनी बेटी से कहते हैं, एफ कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब कि 7 वर्ष पूर्व, सात की जैसे इसकी आयु आज 10 है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 3 होगी। तो जैसे 7 वर्ष पूर्व मतलब कि एफ में हमें 7 को घटाना है, तो उसकी 7 वर्ष पहले पिता की आयु आ जाएगी। अब क्या बोला कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब ये है। तो डॉटर की आयु क्या होगी, डॉटर की 7 में से डी में से 7 को घटा देंगे। ठीक है, तो देखो जैसे इन्होंने ऐसे किया है ना, यहाँ पे पता चल गया कि नहीं। तो मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो जैसे उसकी आयु कितनी, पुत्री की आयु 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 7 वर्ष पूर्व अगर हम दोनों की आयु को ले जाएंगे तो इन दोनों की आयु बराबर कब होगी, जब ये इसके 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमारा समीकरण हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ माइनस 7 डी, 7 डी हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 49 हो जाएगा। अब जैसे हमें 49 को इस तरफ ले जाना है तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसके इक्वल में 7 डी तो लिखा ही था, माइनस कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, माइनस का एफ हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इनको इनको क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा, और 7 डी माइनस कितना हो जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया 1। ठीक है, तो ये बात तो आ गई समझ में। तो इस तरीके से इनका भी समीकरण बना होगा। देखो यहाँ पे 42 पूरा इन्होंने किया है, पूरा देखो पूरा किया है इन्होंने। तो ये तो बात आपको आ जाती है समझ में। फिर ऐसे ही हम दूसरा समीकरण को बनाने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, देखो इसमें अब देखिए दूसरी बात, 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद। तो पिताजी अब से 3 वर्ष बाद, और पुत्री है जो डॉटर, डॉटर आज से 3 वर्ष बाद। ठीक है, दोनों की आयु मान के चलो बराबर है। अभी क्या बोला कि तुमसे तिगुनी रह जाएगी, तो मतलब बेटी की जो आयु होगी तो वो 3 गुनी रह जाए, 3 गुनी होगी, उतनी पिता की आयु होगी। इनका कहने का मतलब ये है। अब इसको बार बार पढ़ना। ठीक है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति में बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा बोला है उन्होंने। ठीक है, तो ये तो हमारा दूसरा तरीका हो गया। तो ए प्लस कितना होगा, हुआ 3 होगा, इनका मल्टीप्लाई किया तो 3D प्लस कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इनका जैसे हम पक्षांतर करेंगे, एफ माइनस कितना हो गया, 3D हो गया, इसके इक्वल में कितना हो गया, 9 माइनस 3, तो इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हमारे 2 समीकरण बन जाते हैं। थोड़ा इसको इस तरीके से चेक भी कर लेते हैं कि किस तरीके, इसी तरीके से बनाया क्या इन्होंने, s माइनस 3t, देखो s माइनस 3t, तो हमारा क्या होगा, f माइनस 3d, t की जगह s और t हमने बदल दिया, तो f माइनस 3d जो कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमारे 2 आंसर आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं। अब क्या किया कि ये दोनों हमने बनाना सीख लिया कि यहाँ तक आपको भाषा भी समझ आ गई। ठीक है, अब क्या किया कि उन्होंने s का मान उसमें इस वाले में रख दिया, तो t की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा बोला। तो अपन ऐसे ही इसमें करते हैं। तो हमारे पास पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। 7d माइनस एफ इज इक्वल टू कितना है, 42 लिखा है। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें देखो, f माइनस 3d
एफ माइनस 3d, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, एफ माइनस 3d इज इक्वल्स टू 6 लिखा है, ठीक है। इसको देख लेना, एफ माइनस 3d इज इक्वल्स टू कितना 6। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाते हैं हमारे लिए। तो हमारे लिए आसान कौन सा समीकरण है सामने, हमारे सामने आसान कौन सा, ये वाला है। एफ बराबर, इसको हम लिखेंगे एफ बराबर 6 प्लस 3d, ऐसा बोल दिया, ठीक है। अब इस वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को हम समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो 7d लिखा था, माइनस में कितना हो जाएगा 6 प्लस 3d। हमने कोष्टक के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि ये दो दो नंबर थे। अब 2 डिजिट थे तो इसमें ये कंफ्यूजन हो जाती, माइनस कौन सा, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो। इसके इक्वल में कितना है 42 है। तो 7d माइनस 6 हो जाएगा, माइनस का 3d हो जाएगा, इस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4d, और 6 इस तरफ आ जाएगा तो 6 इसमें जुड़ जाएगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो d की वैल्यू, डॉटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो डॉटर की यदि 12 साल होगी, ठीक है, डॉटर की 12 साल होगी। अब इस d की वैल्यू आप कहीं भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। f का मान निकालना है तो इस वाले में रख सकते हो, क्योंकि देखो f इस तरफ है, d यहाँ है, तो d की वैल्यू यदि हम रखेंगे सब नंबर नंबर बन जाएंगे। तो देखो f बराबर कितना लिखा है 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना है 12, ठीक है। तो 12 3 कितना हो गया 36, और 36 से 6 कितना हो जाएगा 42। तो f यानी फादर की वैल्यू कितनी आ जाती है 42 आ जाएगी। तो आप खुद देखो डॉटर और फादर की वैल्यू कितनी है 42 है, ठीक है, 42 और 12 है, ठीक है। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं 42 और 12 है कि नहीं, 42 और 12, ठीक है। तो ऐसे आ गया। अब इसको बार बार देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा छठवां उदाहरण है। इसमें अब देखिए, एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म जो बने थे तो उन्होंने ये बना दिया। देखो पेंसिल को क्या मान लिया x मान लिया, रबड़ को क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है, और ये रुपीज हो गए। तो देखो 2 पेंसिल मतलब 2 का मल्टीप्लाई x में हो गया, 3 बाय मतलब कि 3 बाय लिखा है, इसके इक्वल में कितना लिखा 9 लिखा है। ऐसे 4 पेंसिल तो 4x हो जाएगा, और 3 रबड़ तो 3 बाय हो जाएगा, ठीक है। तो 4x प्लस 3 बाय बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। तो पहले हम समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 लिखा है, तो का x का मान y के पदों में व्यक्त करते हैं। तो y के पदों में कैसे व्यक्त करना है कि y हो उस पद में और x की हमें वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू y के पदों में हमने व्यक्त कर ली। x की ऐसी वैल्यू बताइए जिसमें y उपस्थित हो, तो उसका मतलब ये होता है। अब इस x की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। जैसे हमने 1 से मान निकाला, 1 से हमने x का मान निकाला, और उसको हमने काय में रखा, दूसरे नंबर में रखा, ठीक है। तो x का मान निकाला तो दूसरे नंबर में रखेंगे, x का मान निकाल के, या y का निकालते तो दो में रखते तो हमारे पास क्या वैल्यू, x का रखते तो y की वैल्यू आती है, y का रखते तो x की वैल्यू आती है, ऐसे ही हुआ। तो अब हमने क्या किया कि इसको x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करके प्राप्त करते हैं। तो 4 का 4 लिखा ही है, देखो समीकरण नंबर कौन सा है, 4x प्लस 6y बराबर कितना लिखा है 18। तो 4 बाहर लिखा ही था, अंदर कितना आ गया, अंदर ये आ गया, जो हमारी ये वाली वैल्यू थी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। 6y सेम टू सेम वही है, बराबर में कितना लिखा 18 लिखा है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 18 माइनस 6y प्लस का 6y बराबर 18। इनको जब काटा पीटा कुछ भी किया, इनको सॉल्व किया, मतलब कि 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 बराबर 18। मतलब कि ये सॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जब सॉल्व क्यों नहीं होता, या तो ये सॉल्व कब नहीं होता, जब देखो आपने पढ़ा है कि जब ये एक दूसरे को कभी काटे ना, मतलब कि ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। तो वही वाली इसमें थ्योरम लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, जो हमने पढ़ा था, जो कंडीशन पढ़ी थी, जो केस पढ़े थे, तो ये सारी उसमें लग जाएंगे कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों रेखाएं एक ही हैं, कहीं ना कहीं एक ही हैं, मतलब समांतर हैं, तो इसलिए इनका कोई हल नहीं निकल रहा। देखो इन्होंने लिखा है कि यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, y के सभी मानों के लिए सत्य है, यद्यपि इससे y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि दोनों रेखाओं के समीकरण एक ही हैं। देखो कहने का मतलब एक ही है। अब इसके बाद है अतः समीकरणों में 1 और 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो उन्होंने बोला अनेक हल, या तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं निकलता था, और एक दूसरे की क्या होती हैं, एक दूसरे के संपाती हों, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हों रेखाएं, तो इनकी भी कोई हल नहीं होती, बस एक दूसरे को क्रॉस करें सिर्फ उसका हल होता है।
तो एक रबड़ का अद्वितीय हल नहीं है, प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि दी हुई स्थिति के सार्वनिष्ठ हल हैं। तो इन्होंने का मतलब यही है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये दोनों समीकरण हैं, जैसे उन्होंने बोला कि दोनों समीकरण सेम है, तो दोनों समीकरणों को देखें। इसको देखो 2 से काटो आप, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 इनाम 18। तो देखो एक ही समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को उन्होंने बताया, तो 2x + 3y = 9 आ गया था हमारा, 4x + 6y = कितना आ गया था, 18 आ गया था। जब इसमें हमने 1 था और 2 था, इसमें प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 में हमने x का मान निकाला, और जैसे ही हमने रखा इस वाले समीकरण में, किसमें, समीकरण 2 में रखा, तो 4x + 6y = कितना, 18 लिखा है। तो बाद में हमें 18 बराबर 18 मिला, जिससे इसका कोई आंसर नहीं आ रहा था, जिससे हमें पता चल गया कि ये दोनों रेखाएं सेम है। कैसे पता चला, 2x + 3y बराबर कितना लिखा है, 9 लिखा है। तो 2 से 2 काटेंगे, तो तीनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, मान के चलो तीनों को काट कर दिया 2 से डिवाइड, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार कटेगा, ये 2 से 9 बार कटेगा। तो 2x + 3y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि ये दोनों बराबर हैं, इससे कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा 7वां उदाहरण है। इसमें देखिए उन्होंने बोला है कि 2 रेल की पटरियां, उनके समीकरण क्या हैं, 2 हैं। ये दोनों समीकरण उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, एक ये वाला एक ये वाला है, दोनों समीकरण हैं। तो क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तो देखो रेल की पटरियां तो हमेशा समांतर होती हैं, ये तो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि एक दूसरे को काट दिया इन्होंने एक दूसरे को, तो इसका एक कोई आंसर आ जाएगा। यदि इसका आंसर नहीं आता तो हमें खुद पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, सबसे पहले आप यही चेक कर लो कि ये जैसे x + 2y - 4 = कितना लिखा है, 0। इससे क्या लिखा है, हमें 2 से अगर डिवाइड करेंगे, देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, मतलब कि ये दोनों तो बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2, दो कंडीशन हो जाती हैं। इसके बराबर में 4, देखो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आंसर आएगा ना, 2 से 6 बार कटेगा, तो 4 और 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है, 4 और 6, ये C1/C2 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, मगर ये वाला सेम नहीं होगा। देखो 4/6 आ रहा है ना इसका, तो इसको काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, तो ये बराबर नहीं है। तो इस वाली कंडीशन को हम पहले ही पढ़ चुके बेसिक में, कि जब दोनों a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हों, C1/C2 बराबर नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें 2 रेखाएं हैं, ये दोनों हैं। ठीक है, इसमें हमने x और y के पदों में व्यक्त करके हम पाते हैं, तो इसमें x की जो वैल्यू है, तो हमने x की वैल्यू निकाली किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से कैसे निकाली, समीकरण 1 था x + 2y, कितना था, x + 2y माइनस कितना था, 4 था, = 0। हमने क्या निकाला, x का मान निकालना है, तो हमने दोनों को पक्षांतर किया, तो y माइनस का था तो इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, माइनस जी +2y है प्लस का, ये इस तरफ आया तो माइनस का हो जाएगा। तो x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करके हम पाते हैं। तो x का जो मान निकाला, ये वाला मान, तो समीकरण किस में रखा, हमने 2 में रखा इस वाले मान को। तो समीकरण 2 हमारा क्या था, तो 2x + 4y माइनस का कितना था, 12 बराबर 0, ये वाला था। तो इसमें हमने 2 यहीं लिखा रहने दिया, x की जगह पर हमने कौन सी वाली वैल्यू लिख दी, ये वाली वैल्यू लिख दी, और इसके बाद +4y लिखा है माइनस का 12, सेम टू सेम बिल्कुल वही का वही है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो -4 = 0 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो यह कथन क्या है, असत्य है, हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली। यदि x और y की कोई हमें एक वैल्यू मिल जाती तो वो क्या होता कि ये दोनों पटरी क्या करती, एक दूसरे को काटती, मतलब कि हमें कोई आंसर मिलता, हमें कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, दी गए समीकरणों में कोई सर्व हल नहीं है, इसलिए दोनों पट्टियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, तो आपको ये 7वां उदाहरण मैंने करवा दिया है। यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करिए, समझ आ गया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। थैंक यू।